सभी श्रोताओं का, वक्ताओं का और विद्वानों का बहुत ही स्वागत है। बहुत अच्छी अच्छी बातें लोगों ने बोली, नए नए तथ्य, नए नए विचार समझ रखे और इससे ये पता लगता है कि हम लोगों की वेबिनार कितनी सफल है। देखिए, भाग्य भाव, धर्म भाव, भाग्य भी प्रारब्ध का एक, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, भाग्य और प्रारब्ध। आदमी कहता है कि भाई हमें कुछ मिला नहीं, भाग्य भाव में तो इतने बढ़िया, इतना बड़ा राजयोग बना है, फला है, धमाका है, क्यों नहीं मिलता है? वो हमारे संचित कर्मों का, क्रिमाण वर्तमान का है और संचित प्रारब्ध का है। प्रारब्ध में हमने क्या है, हमारा बैंक बैलेंस क्या है जी, हमने क्या पाया है। तो प्रारब्ध के आधार पर हमारे भाग्य का निर्धारण सर्वप्रमुख होता है और यदि प्रारब्ध हमारा अच्छा नहीं है तो दूसरा पैरामीटर हमारा होता अंशात्मक स्थिति। उस भाग्य भाव में वो ग्रह जो है नवम भाव का स्वामी है, नवमेश, या जो ग्रह दृष्टिदार रहा वो कितने अंशों पर है, वो बलवान है या क्षीण है या सुसुप्त अवस्था में है अथवा मृत है अथवा बाल अवस्था में है, ये भी देखना चाहिए। प्राचीन ज्योतिषियों ने, मनीषियों ने हमको बताया है सर्वगण के विचिंत्यो भाग्यालय केवल मत्र यत्नात् आयुष माता च पिता च बंधु भाग्य वितेनैव, अर्थात वितेनैव भवन्ति धन्या। सब बातों को छोड़कर ज्योतिषी को भाग्य भाव का विचार करना चाहिए, क्योंकि भाग्य के कारण ही माता पिता, आयु, संतति, सुख, ये सब कुछ जो है निधियां हमको प्राप्त होती हैं। ये सब भाग्यशाली व्यक्तियों को मिलते हैं। अगर भाग्य पक्ष बलवान नहीं है तो कितना भी हम प्रयास कर लें, ये सही बात है कि कलयुग जो है, आपका जो है कल पुर्जों का योग है, कलयुग है, कलिकाल है। कलिकाल बिहाल कियो मन जान, नहीं मानत है अनजात मंजा। दूसरी तरफ ये भी कहा गया कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, जैसा करेगा वैसा पाएगा। फिर भी इसमें प्रारब्ध का, भाग्य का बहुत बड़ा रोल होता है। भाग्य सा नरा कुलीन सा पंडित सा श्रुतिमा गुणज्ञ सा एवं वक्ता सचा दर्शनीय भाग्यान्विता सर्व गुणे रूपेता। जो भाग्यवान है वही कुलीन है, वही पंडित है, वही यशस्वी है, वही गुणवान है, वही सुवक्ता है, वही भाग्यशाली और सर्वगुण संपन्न है। ये हमारा शास्त्र कहता है, प्राचीन मनीषी कहते हैं। ये रत्न सागर में और मानसागरी में हमारे प्राचीन ज्योतिषियों ने, अंगिरा ने कहा है। अब भाग्य भाव पर हम आते हैं। नवम भाव भाग्य, धर्म, सफलता, अधिकार, आदेश, हुकूमत, पोते पोतियां, प्रसिद्धि, व्यक्तित्व, सम्मान, तीर्थ यात्राएं, धर्म परिवर्तन, सहानुभूत, नेता पद, नेतृत्व, सफलता, उच्च पद की प्राप्ति, विदेश यात्राएं, साहस, जोश, सूझबूझ, विवेक, सद्गुण, भाग्योदय काल, भाग्योदय स्थान, उच्च विचार। इसके साथ साथ हमें नवम भाव व नवम राशि का स्वामी, नवम भाव में बैठे हुए ग्रह, नवम पर ग्रहों की दृष्टियां, नवम भाव पर ग्रहों की दृष्टियां, कारक अकारक तटस्थ, भाव दशा महादशा, अंतरदशा योगिनी प्रत्यंतर, नवमेश के बैठने की राशि। अगर नवम भाव पर सूर्य की दृष्टि होगी तो युवा में पाप कर्म करने वाला,
वृद्धावस्था में अत्यंत सुखी होगा, धार्मिक हो जाएगा। और चंद्रमा की दृष्टि हो तो परदेश भ्रमण करने वाला, कुछ धनहीन रहेगा, कुछ धनहीनता की स्थिति रहेगी। ये मैं सारा जो है अपना वक्तव्य जो है ये मानसागरी के आधार पर देता हूँ। मानसागरी या प्रभाकर के आधार पर, या रत्न सागर जो प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हो सकता है कि आज के मध्यकालीन या आधुनिक ज्योतिष में हमारे वक्तव्य में उसमें कुछ फर्क हो। तो अलग अलग विधाएं हैं, अलग अलग देश काल परिस्थितियों के अनुसार ज्योतिष की व्याख्याएं जो है उत्तरोत्तर जो है उसमें कुछ परिवर्तन भी आता है, कुछ प्राचीन तत्व भी समावेशित होते हैं। बुद्ध की दृष्टि होगी तो धार्मिक, भाग्यवान, संतति सुख, राज्य सम्मान प्राप्त करने वाला हो। मंगल की दृष्टि होगी तो जातक के भाग्य की वृद्धि, पहले समय नष्ट करने वाला, बाद में सुखी, धार्मिक। बृहस्पति की दृष्टि होगी तो शास्त्र, धर्मात्मा, शास्त्र में निपुण, पैतृक धन का प्राप्त करता, राजा के तुल्य सुख प्राप्त करने वाला, धार्मिक, अनुष्ठान, वेद पाठी, कर्मकांडी, धर्मनिष्ठ, जपी एवं तपी। शुक्र की दृष्टि होगी तो परदेश में धनोपार्जन के द्वारा भाग्य में वृद्धि करने वाला, राजकीय पक्ष से लाभ। शनि की दृष्टि होगी तो बंध, सुखहीनता, धर्महीनता, परदेश में सुखी, पराक्रमी, भाग्य से प्राप्त यश का विस्तार करने वाला जातक होता है। राहु की दृष्टि होगी तो पुत्र सुख तो उसको प्राप्त होगा, परंतु भाइयों के द्वारा पीड़ित होगा और बहुत ही विलासी होगा। उसकी प्रकृति क्षणभंगुर होगी, हमेशा काम, कामोद्दीपन में उसका मन लगा रहेगा। अगर राहु उच्चस्थ या स्वग्रही नहीं है तो अब नवमें से लग्न में है तो देव गुरु का भक्त, वीर, थोड़ा कंजूस, राजकीय कार्यरत, अल्पाहारी, थोड़ा खाने वाला, बुद्धिमान, प्रायः परदेशवासी। नवमें से जी गुरु से दृष्टि है तो शुभता, नवमें के साथ ये चतुर्थेश भी है तो संपत्तियों में वृद्धि होती है। नवमेश द्वितीय भाव में है तो पुण्यात्मा, कुटुंब प्रेमी, सर्वप्रिय, सत्यवादी, प्रियभाषी, 19 से 25 वर्षों में कष्ट, धन, वाहन, ईश्वर की प्राप्ति उसके बाद वो करता है। नवमेश तृतीय भाव में है तो प्रसिद्ध, सदाचारी, धनी, पराक्रमी, स्त्री प्रिय, भाग्यशाली, बंधुयुक्त, भाग्य वृद्धि हेतु सतत प्रयत्नशील रहने वाला जातक होता है। नवमेश या चतुर्थ भाव में है तो मातृ पितृ भक्त, प्रसिद्ध, अधिकारी पद को सुशोभित करने वाला या राजकीय पद को सुशोभित करने वाला, ऐश्वर्यवान, धनी, सुखी, साहसी, उत्साही, सुवक्ता के साथ साथ थोड़ा क्रोधी भी होगा। नवमेश पंचम में है तो रूपवान, स्थावर संपत्ति का स्वामी, गंभीर, प्रभु भक्त, सदाचारी, संतति युक्त, धर्महीन। छठे में है तो धर्महीन, प्रायः आलसी, अपयसी, शत्रु के कुचक्र में इतना वो फंस जाता है कि वो भाग्योदय उसका हो ही नहीं पाता। हमेशा शत्रु से निकलने की, शत्रु से निपटने की वो तिगड़म जुगत लगाता रहता। साथ साथ वो वेद शास्त्र का निंदक भी होता है। नौवें से छठे भाव में। सप्तम में है तो सुंदर, सुशील, प्रियभाषी, सत्कर्मी, पत्नी का पति, चतुर्धनी, भाग्यवान, परदेश में भी कीर्ति, व्यापार के द्वारा लाभ प्राप्त करता, भाग्योदय प्राप्त करने वाला। ऐसा जातक, ऐसे जातक का भाग्योदय विवाह के बाद होता है, यानी कि उसकी पत्नी जब उसका पाणी ग्रहण होता है तब उसके बाद उसका भाग्योदय होता है, पत्नी के कारण उसका भाग्योदय होता है। यदि नवमेश अष्टम में है तो जीव हिंसक, जीव को मारने वाला, जीव पर निर्दयता करने वाला, क्रूर,
होगा नहीं, अगर हो भी जाएगा तो बिक जाएगा, बेच देगा वो। और साथ में नपुंसकता भी उसमें आती है। नवम भाव में नवमेश है तो देव कुटुंब को मानने वाला, भाई एवं बहन पत्नी अपने कुटुंबीजनों से विशेष प्रेम करने वाला, धन धान से संपन्न सम्मानित। दशम में है तो राज्यकर्मी, योग प्रसिद्ध पुण्यात्मा, माता पिता का भक्त। एकादश में होगा तो ऐश्वर्यवान, दानी, दीर्घायु, धर्मात्मा, प्रसिद्ध, धीर, गंभीर, स्नेही व्यक्तित्व। द्वादश में होगा तो विदेश में आदर सम्मान पाने वाला, धन का स्वामी, अभिमानी, दूसरों के स्थान में रहने वाला। नौवें शुभ ग्रह हो तो विद्या युक्त, और यदि क्रूर ग्रह है तो वो मूर्ख भी होता है। अब इसके साथ हमें देखना चाहिए कि यदि नौमेश गुरु और शुभ वर्ग में नवम भाव में शुभ ग्रह से युक्त है तो भाग्यवर्धक होगा, भाग्य का विस्तार होगा। पाप ग्रह उच्च राशि में नवम भाव में हो, ये मानसागरी कहती है कि पाप ग्रह अगर उच्च राशि में नवम भाव में हो तो भाग्य निरंतर उस जातक का साथ देता है। ये बात अलग है कि वो धन आने का उसका कारण जो है या भाग्यवर्धन का कारण उसका नैतिक है कि अनैतिक है, ये अलग विषय है। किंतु पाप ग्रह अगर उच्च के हैं नवम भाव में, धर्म भाव में, तो निश्चित रूप से भाग्य व्यक्ति का निरंतर साथ देता है। चंद्रमा गुरु नवम भाव में श्रेष्ठ योग कारक होते हैं। भाग्येश जिस राशि में हो उस राशि का स्वामी भी भाग्यवर्धक कहलाता है शास्त्रों के अनुसार। लग्नेश लग्न को देखता हो, वह भाग्येश केंद्र त्रिकोण में हो तो ऐसा व्यक्ति उच्च पद को धारण करने वाला ख्याति युक्त होता है। धनेश लाभ स्थान में दशमेश से युक्त हो या दृष्ट हो तो प्रबल भाग्य योग कुंडली में सृजित होता है। लाभेश नवमेश दशमेश से युक्त हो तो व्यक्ति अधिकारी, नेता पद पाने वाला, एमएलसी, ग्राम प्रधान, ये कोई भी सरकारी पद धारण करने वाला होता है। नवम भाव में एवं धनेश एकादश में तथा नवमेश द्वितीय में हो तो जीवन में उसे सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती रहती है। भाग्य योग कारक शनि लग्नेश भी हो तो जीवन पर पर्यंत वह व्यक्ति समृद्धवान रहता है। अब इसमें हमको ये भी देखना चाहिए कि वह किस नक्षत्र में है, उसका भाग्य का स्वामी भाग्येश या भाग्य में बैठा हुआ ग्रह, जो ग्रह उस पर दृष्टि डालना, उसकी अंशात्मक स्थिति क्या है, वो सम राशि में है कि विषम राशि में है, सब अवस्था में है कि सुषुप्त अवस्था में है कि जागृत है कि मृत है अथवा बाल अवस्था में, ये भी यहाँ बहुत माने रखता है। केवल ये कह देना कि वो बृहस्पति भाग्य में है, चंद्रमा भाग्य में है, ये बड़े भाग्यशाली, ये पर्याप्त नहीं है, ये पर्याप्त आधार नहीं है। उसका पर्याप्त आधार दृष्टियां, संबंध, कारकत्व, अंशात्मक बल, नक्षत्र बल बहुत मस्त है। जैसे कुंडली में उत्तरोत्तर बल, शनि से मंगल, मंगल से बुध, बुध से गुरु, गुरु से शुक्र, शुक्र से चंद्रमा और चंद्रमा से सूर्य, उत्तरोत्तर बली है होते, यानी क्रमशः एक दूसरे से आगे बल में बढ़ते चले जाते हैं। बल भी हमें देखना चाहिए, शुभ ग्रहों से दृष्ट सभी ग्रह दिग्बली होते हैं। चेष्टा बल देखना चाहिए। चेष्टा बल में आपके मकर, कुंभ, मीन में
मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन में गुरु मित्र राशियों में ज्येष्ठा बली होते हैं। शनि, चंद्र मंगल, चंद्र बुध, चंद्र गुरु एवं चंद्र शुक्र, शनि चंद्र ज्येष्ठा बली होते हैं। काल बली रात्रि में जन्म हो तो चंद्रमा शनि मंगल काल बली होते हैं। दिन में जन्म हो तो सूर्य बुध शुक्र दिन बली होते हैं। त्रिपल रात्रि में मेष, मिथुन, कर्क, धनु, मकर, दिन में सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ, मीन और लग्न में बुध, चतुर्थ भाव में शुक्र चंद्रमा, सप्तम में शनि, ये दिग्बली कहलाते हैं। दक्षिण में सूर्य एवं मंगल दिग्बली कहलाते हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार। अब भाग्य भाव जो कि प्रारब्ध का एक सिक्के का पहलू है कि यानी कि हमने अगर संचित पुण्य नहीं प्राप्त किए हैं पहले जीवन में, तो इस जीवन में हमको कैसे मिलेगा? तो यहाँ पर अगर प्रारब्ध नहीं है तो अंशों का बल, उत्तरोत्तर बल, दीर्घ बल आवश्यक है, नक्षत्र बल भी आवश्यक है। बहुत से लोग ये बताते हैं कि अरे राहु है तो ये ऐसा होगा वैसा होगा, ये बड़ा गुंडा होगा, लोफड़ होगा, मंगल होगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि राहु, शनि, मंगल, केतु, बृहस्पति, ये सब शिव गण हैं। शिव सहस्त्र नाम शंकर जी के 1008 नामों में दंडाधिकारी है, इनके गणनायक है, इनके रुद्रावतार हैं, दुर्वासा, परशुराम, शनि, राहु, केतु, मंगल, भैरव, ये सब इनके रुद्रावतार हैं। तो ये कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा। जब राहु ने अमृत पिया था तो तुरंत चंद्रमा ने विष्णु को बताया, विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट दिया। मस्तक ब्रह्मांड में ऊपर चला गया, धड़ नीचे रह गया। जो धड़ रह गया वो केतु कहलाया, वो देवताओं के पाले में आ गया, उसको देवत्व के समान दर्जा मिला। केतु में बृहस्पति के गुण धर्म होते हैं। जिस प्रकार राहु में शनि के गुण धर्म होते हैं, उसी प्रकार केतु में बृहस्पति के गुण धर्म होते हैं। केतु मोक्ष कारक है। केतु अगर नवम भाव में है तो व्यक्ति धार्मिक होगा, व्यक्ति देवी देवताओं पर विश्वास करने वाला होगा, व्यक्ति शास्त्रों को मानने वाला होगा। अगर केतु अशुभ ग्रहों से युक्त नहीं है या अशुभ ग्रहों से दिष्ट नहीं है, तो अगर पाप पीड़ित है, अशुभ ग्रहों से दिष्ट है, तो निश्चित रूप से ऐसा होगा, इसमें कोई भी दो राय संशय नहीं है। अगर नवम भाव में मेष राशि रहेगी तो भाग्यशाली रहेगा, जब तक विवेकवान रहेगा, हमेशा धनोपार्जन हेतु चिंतित रहेगा, अप्रत्याशित खर्च उसके सामने आता रहेगा, जीवन में धार्मिक कृत्यों से लाभ उसको मिलता रहेगा। वृष राशि तो सच्चरित्र होगा, 28वें वर्ष में भाग्योदय होगा, 36वें में पूर्ण भाग्योदय हो जाएगा एवं कार्य या व्यापार या नौकरी में सने सने प्रगति वो करेगा। शिक्षा से लाभ होगा, फैंसी स्टोर का कारोबार उसको बहुत ही फलीभूत होगा, प्राप्त अवसरों का लाभ उठाने में वो अग्रसर होता। भाग्य स्थान में मिथुन राशि हो तो सौम्य धार्मिक सहिष्णु, 27 वर्ष के बाद हानि, उतार चढ़ाव, धन हानि उसके जीवन में आती है। सिंह राशि, कर्क राशि है तो भावुक है, त्वरित निर्णय लेने वाला भी होता है ऐसा व्यक्ति। सिंह राशि है परिश्रमी, पूर्वार्ध की अपेक्षा उत्तरार्ध अधिक सफल होता है, भाग्य के बाद भी व्यवधान उसके जीवन में आता रहता है। कन्या राशि तो विलासी प्रकृति का होगा, नौकरी की अपेक्षा व्यापार से उसको लाभ होगा। वृश्चिक राशि है तो सजावट फैशन में वह अग्रणी रहेगा,
प्रगतिशील होगा। 28 के बाद उसका भाग्योदय होगा। यात्राओं में रत रहने वाला होगा। धनु राशि है तो जल संबंधी कार्य करेगा, शांत सौम्य प्रकृति। मकर राशि हो अपने कार्य में लापरवाह होगा, धीमी प्रगति, आलस से युक्त होगा। कुंभ राशि है तो बाल्यावस्था में संघर्ष, 28 के बाद भाग्योदय, यात्राएं करने वाला। और आपके अगर मीन राशि है तो नौकरी, कार्य, व्यापार में उन्नति, 27वें वर्ष में भाग्योदय, सफलता। ऐसा व्यक्ति नम्र, कुलीन, सौम्य एवं शिष्ट भी रहता है। एक चीज आप लोगों ने सुनी होगी कि एक कहावत कही जाती कि आदमी कहता क्या मीन मेघ निकाल ले हो, क्या मीन मेघ निकाल ले हो। यह कहते हैं कि मीन मेघ निकालने वाला। तो मीन राशि और मेष राशि सदैव जो है एक हिसाब से कंट्रोवर्सी के दायरे में रहती। पहली और अंतिम राशि होने के कारण ग्रह गोचर और अंशों के परिधि में आना, योगों की, विशिष्ट योगों की परिधि में आना या ना आना, या उससे पृथक हो जाना, ये इन राशियों की विशेषता होती है। वैसे भी मीन राशि अगर भाग्य भाव में है तो वो जल तत्व राशि है। ऐसा व्यक्ति अगर मध्यकालीन ज्योतिष के ऊपर देखा जाए तो उसकी योजनाएं जल के समान रहती है। अगर आई कि हाँ हमें ये करना है, ये नहीं करना है, अगली योजना सोचने लगा, दूसरी आई फिर तीसरी सोचने लगा। इसलिए भाग्य भाव पर जब हम विचार करते हैं तो उसके तमाम पहलुओं को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तमाम पहलुओं को हम दृष्टिगत रखते हैं, तमाम तथ्यों को हम साथ में लेकर तब उसकी मीमांसा, उसकी विवेचना करते हैं। उस आधार पर हम उस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भाग्य भाव हमारा कितना मजबूत है, कितना हमें फल प्रदान करेगा, या 50% फल देगा या 70% देगा, या अंश बली है या 100% फल देगा, या तो ग्रहों के उच्चता, उसके कारकत्व, कारक अकारक, उसके अंश बल, ग्रहों की ग्रेविटी, नक्षत्र, इस सब पे भी आधारित है। नक्षत्र का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा रोल होता है जी। नक्षत्र क्या ही मैं कह रही थी, ज्योतिष सूत्र में जो नक्षत्र का वो होता है उसमें मैं चाहती तो आज बोलती, लेकिन मैंने उसको अभी ठीक से समझा नहीं। हाँ। ठीक से समझा नहीं तो आधा ज्ञान, कचरा ज्ञान नहीं करना चाहिए। हाँ। तो इसके लिए नक्षत्र में जैसे बता रहे थे, नक्षत्र का निकाला था मैंने कि नक्षत्र का संबंध किससे हो रहा है। नवम भाव में यदि नक्षत्र का संबंध हो रहा है, हाँ। 9 का 11 संबंध हो रहा है तो उच्च शिक्षा होती है। और 1, 2, 6 में यदि नवम का संबंध उसके उपनक्षत्र से पड़ रहा है किसी भी प्रकार से, तो छात्रवृत्ति की सर्वोच्च व्यवस्था हो जाती है। इसी प्रकार से वो इंजीनियर बनेगा तो क्या चौथे और 10वें का नक्षत्र बुध मंगल का उपनक्षत्र नवम भाव में संबंध बना रहा है। तो मुझे समझ में कम आया ये। देखिए नक्षत्र जो है, अगर पहली बात तो वो 9 भाव में कौन ग्रह बैठा हो, किस नक्षत्र में बैठा है। हाँ, तो राहु नक्षत्र में बैठा है, राहु के आद्रा नक्षत्र में बैठा है, तो खुद ज्ञानार्जन के लिए कृष्णमूर्ति प्रणाली से फलित ज्योतिष सूत्रों का संकलन जेपी अग्रवाल जी की पुस्तक लेके आई हूँ। अभी इसे पढ़ना शुरू किया है। ठीक से पढ़ नहीं पाई हूँ, इसीलिए उस बारे में नहीं बात की थी। तो इसमें लिखा हुआ है 3 और 9 और 12 का संबंध बन रहा है नवम भाव से, उसके उपनक्षत्रों से। तो
वो पीएचडी के लिए शोध कार्य के लिए जाएगा, ऐसा करेगा। तो इस अभी नक्षत्र पढ़े तो नक्षत्र के पहले उप नक्षत्रों के भी बड़ी व्याख्या है। उप नक्षत्र नक्षत्र इसका ABCD पूरा ढंग से निकाले तब जाके फिर इसके बारे में पढ़ा जाए। समझ रहे हैं? देखो, अब अगर शोध शोध तो तब करेगा, शोध का कारक ग्रह शनि है। हाँ। शनि एक पुष्य नक्षत्र में है, शनि अनुराधा नक्षत्र में है, शनि भाद्रपद नक्षत्र में है, तो निश्चित रूप से शोध करेगा। उसका दिमागी हर समय शोध में लगा रहेगा। हाँ। अब अगर उसका अब वो अश्विनी नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में है, तो विध्वंसकारी होगा। कृतिका आपके भरणी नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में है, तो भी पॉजिटिव सोचेगा कि हम कैसे अपना जीवन का विकास करें। रोहिणी नक्षत्र में है, तो उसकी योजनाएं कल्पना तक रह जाएंगी। अच्छा। हाँ, रोहिणी नक्षत्र में है और कृतिका नक्षत्र में इसका पड़ रहा है तो कृतिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य है। हाँ। बहुत ही सूर्य स्वयं नारायण है। अगर कृतिका नक्षत्र नवम भाव में है या उसका नवमेश से या नवम भाव में बैठे ग्रह से या दृष्टि वाले जो ग्रह उस पर दृष्टि डाल रहा उससे संबंध बन रहा, तो निश्चित रूप से बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति होगा। सूर्य जो है आत्मा का कारक है, राज्य सत्ता का कारक है, पक्ष का कारक है। कृतिका नक्षत्र बहुत अच्छा होता है। कृतिका नक्षत्र का स्वामी स्वयं सूर्य है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का भी स्वामी सूर्य है। तो ये बुक लेके आए हैं, लेकिन अभी इसका 30% भी ढंग से नहीं पढ़ पाए, इसलिए मैंने इस पे अपना वक्तव्य नहीं दिया। हमने कहा अभी पहले खुद ज्ञान अर्जन कर लूं फिर। नहीं, नक्षत्र को तो देखिए हमेशा बिना किसी नक्षत्र के फलादेश करना भी उचित नहीं, शास्त्र सम्मत नहीं। मानसागरी में और रत्न सागर में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। यहाँ तक हमने विष्णु पुराण में पढ़ा, विष्णु पुराण में हमने पढ़ा है। विष्णु पुराण की मैं आपको बात बताता हूँ। विष्णु पुराण में हमने पढ़ा है कि उसमें लिखा हुआ है कि जो ज्योतिषी नक्षत्र के बिना फलादेश करता है वो ठग है। अच्छा। हाँ, वो लिखा है, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि वो ठग है। यानी कि उन्होंने स्पष्ट लिखा कि बिना नक्षत्र के आप किसी भी आप कल्पना कर ही नहीं सकते। स्वयं रामचंद्र जी ने कहा, स्वयं दशरथ जी ने कहा कि अपने मंत्री सुमंत से और अपने गुरु वशिष्ठ से कहा, रामचंद्र जी भी बैठे थे कि देखो हमारे ऊपर राहु केतु मंगल की दशाएं आ रही हो और राहु केतु मंगल के नक्षत्र हमको पीड़ित कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि मेरा अंत समय निकट है। राम का राज्याभिषेक भी उनके उचित नक्षत्र में किया गया, पुनर्वसु नक्षत्र में। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि नक्षत्रों का बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ। इस चीज को कृष्णामूर्ति पद्धति वालों ने पकड़ लिया है। हाँ, इसीलिए तो क्लिष्ट लग रही है बुक, बहुत कठिन। हाँ, कभी कभी पंक्ति समझ में नहीं आती है। और एक चीज आपको बताएं, 27 नक्षत्र हैं भौतिक रूप में, फिजिकल रूप में नक्षत्र 28 हैं। हाँ। 28वां कौन है बताइए आप? अरे सर जी, अभी हम इस ज्ञान में कहाँ अनुराधा अभिजीत होगा। अभिजीत का समय कितने टाइम तक रहता है ये बताइए? क्या कितने प्रतिशत तक रहता है? कितने टाइम तक रहता है पूरे दिन भर? ऊपर सूर्य जब जिस समय सिर पे होता है उसमें अभिजीत मुहूर्त होता है ना। नो, वो तो सही बात। ब्रह्म काल में सर, ब्रह्म मुहूर्त में।